नमस्कार दोस्तों, पूरे देश के अंदर जो राजनीति एक थोड़ा जैसे जैसे इलेक्शन 2024 7 में नज़दीक आता जा रहा है, अभी तो वैसे काफ़ी दिन हैं, कई महीने हैं, 5-6 महीने हैं अभी उन बातों को, लेकिन फिर भी एक जो पूरा माहौल हीटअप कर रहा है ना, पॉलिटिकल पूरा जो माहौल जब हीटअप कर रहा है, जनता के बीच तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और सभी गठबंधन के नेता बारी बारी से अपनी उपलब्धि और अपनी एक प्रेजेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस दुनिया के अंदर हैं, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं वो किसी न किसी तरह। तो इसी दौरान इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए ममता बनर्जी ने कल जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत ही भारी रैली करी थी। उसमें बताते हैं कि काफ़ी 50,000 से 1 लाख के करीब लोग थे, लेकिन उन्होंने जो मेन मुद्दा था वो मेन मुद्दा इस बात पे था कि मनरेगा के 15,000 करोड़ जो रुपए हैं, जनता के जो पैसे थे, वो मोदी सरकार ने रोक रखे हैं। वो क्यों रोक रखे हैं, ये बड़ी एक अपने आप में मुद्दा है। बहुत सारी बातें थी उनकी, लेकिन मेरे को उनसे लेना देना नहीं है। मैं जनता के मुद्दे के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि जनता के कोई मुद्दे हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं, ममता बनर्जी पे क्या फोकस करना। तो आए हम यहाँ पे, हमारे सामने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर ये जो अभी बात कर रहे हैं मनरेगा के ऊपर, जो अभी हमने बात बोली कि 15,000 करोड़ जनता के पैसे, गरीबों के पैसे, मजदूरों के पैसे रोक रखे हैं। मनरेगा तो उन्हीं लोगों के लिए होता है, आम जनता के लिए, कि उनके 15,000 करोड़ के करीब रोक रखे हैं मोदी सरकार ने। क्या ये न्यूज़ ऑथेंटिक है? नहीं, ये ऑथेंटिक तो नहीं रोकना चाहिए। नहीं, मेरा कहना मतलब है कि क्या ये सही न्यूज़ है? क्या ये कंफर्म कंफर्म है? जो मीडिया में र्यूमर तो नहीं है ना ये? बिल्कुल ठीक है। तो ये रोकना चाहिए सरकार को, नहीं रोकना चाहिए? और ये सही कर रही है क्या सरकार? इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, बंगाल से चल के जंतर मंतर पे धरना दे रही है, तो आप गलत कैसे कर सकते हो? जी 50,000 का परमिशन था, ट्रेनें रोकी गई, ट्रेन कैंसिल करवाया गया, आदमी को रोका गया। नहीं तो दिल्ली में इतनी कल भी भीड़ हो जाती उसी तरीके से जिस तरीके से ओपीएस के लिए हुआ था। ओपीएस के लिए तो 5 लाख से ज्यादा लोग थे रामलीला में। 15 से 20 लाख लोग आए थे। अच्छा, उससे भी ज्यादा आए थे? उससे भी ज्यादा लोग बाहर भी होंगे, रामलीला में तो फुल हो गया था। भी हो जाती। हाँ जी। अब सवाल है कि मनरेगा का पैसा रोकना नहीं चाहिए क्योंकि गरीब जनता का आपने रोका है, तो मैं चाहूंगा कि जल्द से रिलीज करें, क्योंकि वहाँ की जनता को असुविधा ना हो। तो ये जनता, गरीब आदमी का, जहाँ कहते हैं कि वो गरीबों के हितैषी हैं, सरकार ये हमेशा ये प्रयत्न करती है अपने आप को ऐसे रूप में दिखाना चाहते हैं कि जनता के हितैषी, जनता की सोचती है, जनता के लिए करती है सारे काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, सारी चीज जुड़ के अल्टीमेटली जब जनता रोड पे उतरती है और इतनी भारी तादाद के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर जब लोग उतरते हैं बार बार, वो पेंशन भी, वो भी ओपीएस भी रुके हुए। ये भी 2004 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट ने ही, अटल जी की गवर्नमेंट ने रोका था इनके जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम चेंज करी थी, वो भी उन्हीं ने करी थी। और आज भी वो बेचारे भटक रहे, इतने साल बाद भी अब जाके रोड पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और यही ममता बनर्जी ने भी जो कल किया, वो भी यही सब पैटर्न है। एक गरीब आदमी खुश नहीं है। अभी आपने देखा कि ये जो कास्ट सेंसस का है, अगर आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जी सर, जो बिहार की सेंसस के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, जी। मैं वही कह रहा था कि वो उस पर आपने क्या देखा? इसको जब कांग्रेस ने सेंसस करवाया था, इसको 2014 में लागू करना चाहिए था, ये 100 करना था, नहीं। इसका रीजन ये है कि आप कहाँ ये एक तरफ कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की बात करता हूँ, लेकिन आपने सेंसस, आपने उसको जो मीडिया के डोमेन में था, पब्लिक डोमेन में आपने नहीं लाया। ये लाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब नीतीश कुमार ने इसको लेके आए। अब सवाल ये उठता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, इस हिसाब से। मनरेगा पे आए सर हम कभी कि क्या मनरेगा के अंदर जो मजदूर लोग के पैसे रोक के इतना बुरा हाल है, पहले से महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उन दौरान लोगों के पैसे भी रोक लो। और गरीब लोगों के जो रोड बनाते हैं, जो मतलब बहुत ही मजदूरी करते हैं धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, बेचारे आम जनता, उनके पैसे रोकना। इसी बात पे आ रहा था कि अगर आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसके बाद भी आप मनरेगा का पैसा रोक के रखते हैं, इसको अलग तरीके से आप ये भी कह सकते हैं सबका बेड़ा गर्क। मैं इसकी निंदा करता हूँ कीमती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि आप इसको आप जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए। इसको दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रयास और सबका बेड़ा गर्क, सबका तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो भूखे मर रहे हैं लोग। सबका बेड़ा गर्क नहीं, जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ पे देखा गया है। अच्छा, वहाँ पे ही हो रहा है, प्रमाण है कि वहाँ पे लोगों के पैसे रोके जा रहे हैं। मतलब कुछ डिस्ट्रक्टिव काम जरूर होता है केंद्र सरकार की। हाँ, वो तो लगातार जारी है। वहाँ की सरकार को परेशानी हो, वहाँ की पब्लिक को परेशानी हो, जिससे कि केंद्र सरकार या विपक्ष के जहाँ
विपक्ष में बीजेपी है वो मुद्दा बना, तो ये सबसे बड़ी बात। तो ये कहीं ना कहीं जो तमाम जो जांच एजेंसियां उनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी तरीके से, या फिर जो कह सकते हैं उनको वो कहते हैं कानूनी है, लेकिन एक तरह से जो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर यूज करना उसको। और ये देखते हैं कि हम अलग अलग राज्य के अंदर आप जाते हैं तो वो सभी जगह आपको उनको भ्रष्टाचार भी नजर आता है, सब चीज नजर आती है, लेकिन अपने राज्य में नजर नहीं आती। अपने नेताओं के खिलाफ ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे और अजय मिश्रा टेनी जैसे लोग खुले घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कितना है, तो ये तमाम चीजें सिर्फ सबका साथ सबका विकास, ये अपने एंगल से देखते हैं कि मतलब इसको आप एक अलग तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हमारे नेता तो संत हैं और दूसरों के नेता चोर हैं। अभी ये सारे चीज पब्लिक डोमेन में बस हर चीज पब्लिक को समझ में आ रही है। हाँ। कि बीजेपी क्या कर रही है और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ क्या हुआ। अब ये सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन पब्लिक अभी जनता जो है वो फैसला करेगी और निश्चित रूप से करेगी। 2024 में ठाकुर जी नहीं आ रहे, ठाकुर जी जाए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कांग्रेस का दिल्ली महासचिव हूँ। अच्छा वो और है। जॉब भी करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि मनरेगा के अंदर जो अभी ममता बनर्जी का जंतर मंतर के ऊपर लाखों की भीड़ हुई थी, रैली हुई थी कल, काफी बड़ा वो हुआ था रैली, उसमें काफी लोग आए थे, तो उसके अंदर उन्होंने एक मुद्दा जो उठाया था, वो जो मुद्दा आगे बढ़ के मतलब इतना छाया हुआ था वहाँ पे, वो मुद्दा वो था कि मनरेगा के अंदर 15,000 करोड़ की राशि जनता की, गरीबों की जनता की मोदी सरकार ने रोक रखी है। उसके बारे में क्या है? देखिए, मैं बताऊं कहानी क्या है। जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, ये जो मनरेगा का पैसा इसने केंद्र सरकार ने रोक रखा 15,000 करोड़ रुपए, ये उसी के उसमें प्रदर्शन था, एक धरना था, जो कि लोगों को रोका गया, ट्रेनें रोकी गई, उनको आने नहीं दिया गया और फ्लाइट भी कैंसिल कर दी। ये जो है सरकार जो है ये बहुत डरी हुई है। और आप लगाइए एक मजदूर के, जो मजदूर होता है, मनरेगा नरेगा का पैसा रुका हुआ है, गरीब आदमियों के पैसे रुके हैं। एक तरफ वो कहते हैं हम सबका विकास करना चाहते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं गरीब विरोधी है सरकार, सबका विकास, बिल्कुल गरीब विरोधी है। आप बताइए 10 लाख करोड़ रुपए बिजनेसमैनों के इन्होंने माफ कर दिए, बैंकों ने अमीरों के कर दिए। अब ये गरीब अपना हक मांग रहा है, गरीब पैसा मांग रहे तो ये नहीं दे पा रहे, तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत घपले हो रहे हैं। संजय सिंह अगर बीजेपी के खिलाफ बोले, उन्होंने पेंशन वालों के सुर में सुर कहा कि हम तुम्हारे साथ। वो राजनीति करने गए थे वहाँ, हमने भी देखा वो वीडियो, वो राजनीति कर रहे थे वहाँ पे जाके। बुलाया किसने था इनको? उनको कोई इन्विटेशन देके थोड़ी बुलाया था उनको। राजनीति भाजपा नहीं करती। संजय सिंह ना जाते तो उनके ईडी नहीं पहुँचती घर पर। नहीं, उनका पहले से नाम चल रहा था सीबीआई का, उसका आजाद जांच के अंदर जो शराब का जो वो था ना, घपला जो था, शराब का जो घपला था जिसमें वो मनीष सिसोदिया और वो लोग गए, उसी के अंदर इनका भी नाम था, तो इनके पहले ही सीबीआई से जांच चल रही है। वो हो सकता है कि राजनीति इसके पीछे राजनीति मैदान से ना दाड़ते, हाँ, फिर नहीं होता, सपोर्ट करते, शायद हो सकता ना होता, नहीं शायद नहीं है, ये हो सकता होता। वो अपना एक प्रोसीजर है, वो साइड में चल रहा है सीबीआई का, आप उसको कौन रोक सकता है? पार्टी के खिलाफ बोलो, अपना हक मांगोगे तो जिन जाओगे। तो गरीबों का इससे ये मनरेगा के पैसे रोक के सरकार ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करी है पूरे देश को, कि देश की जनता को, कि वो गरीब विरोधी, जनता विरोधी है सरकार। हाँ बिल्कुल है, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी, फौजी, भारत के सैनिकों के विरोधी, रोजगार विरोधी, जनता के विरोधी, युवा विरोधी, यूथ को भूखा मार रखा है, कारोबार नहीं है। तो इसका इतना बुरा हाल जब देश का करेंगे तो इनको लगता है कि जनता वोट देगी कभी? तो जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, 50 करोड़ इससे युवा देश का हमारा बेरोजगार है। वही तो क्या 2024 का इंतजार कर रहा है हर आदमी। तो जनता इनको वोट देगी क्या बीजेपी वालों को? तमाचा मारने की तैयारी है जनता 2024 में। वोट देगी क्या इनको जनता? वोट के तरीके से। अच्छा, वोट देगी नहीं देगी इनको? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी, आने वाला नौजवान 2024 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अच्छा, और इनको वोट करने का या इनको वोट नहीं करने का? इनको सत्ता से बाहर भगाने। अच्छा, बाहर करने का। आज आप में कुछ मतलब जोश नहीं लग रहा, फ्यूज उड़ा हुआ है आपका, तबियत खराब है। चल कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं भाजपा के बारे में बोल के अपनी जबान गंदी, अच्छा जबान गंदी करना चाहता है, बहुत बहुत अच्छा। मेरी आज तबियत भी खराब है, मूड भी नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने अपने 2 कमेंट बोल। सर नमस्कार, आपका नाम? अभिषेक मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ फोन पे में। जी, आपने पढ़े लिखे तो लग ही रहे हैं, मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए कि अभी एक जंतर मंतर पे कल एक बहुत बड़ी रैली करी थी ममता बनर्जी ने, उसमें
50,000 1 लाख के करीब लोग आए थे, भारी भीड़ आई थी उसके अंदर। आप भी गए थे तो उसके अंदर तो आपको पता होगा फिर कि मेन मुद्दा यही था कि जो लोग थे वहाँ पे वो मनरेगा के उनके 15,000 करोड़ के करीब रोक रखे हैं, इसलिए गए थे वहाँ पे रैली के अंदर। जैसे वो पेंशन वाला था ना, ओल्ड पेंशन वाला, वैसे ही था वो भी। तो उसमें मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, जिनके घर में कोई आय की व्यवस्था नहीं, हाँ, गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, हाँ। और उसमें भी ऐसा जो हमारे यहाँ मिलना चाहिए, एक दिन की जो दिहाड़ी होनी चाहिए, वो भी मनरेगा में नहीं मिलती है, कम करके मिलती है और ठेकेदारी काट लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, झपलाबाजी। जो मिल रहा है अगर वो भी अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका भरण पोषण कैसे होगा बेचारों का, खाने पीना भी। इतनी महंगाई में खासकर, इतनी महंगाई जब हो रही है तो वो बेचारे क्या करें। ये उनकी दिहाड़ी अगर नहीं मिल रही, अगर वो काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी उन्हें नहीं दी जा रही है, तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी नाकामी है। नाकामी, इसको पाप भी तो कहते हैं आप पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये धर्म के हिसाब से समझते हैं ना, तो इनको ऐसे समझाना पड़ेगा कि ये पाप है किसी गरीब मजदूर का पेट पे लात मारनी। ये हर एक व्यक्ति, कहीं अगर हम जॉब करते हैं तो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो हमें भी एक आशा है महीने के 30 तारीख को हमारी तनख्वाह मिलेगी और हमारा घर चलेगा, हमारा घर चलेगा और पूरी फैमिली को खाना मिलता है उससे। इसीलिए हम बॉस की भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तो ऐसे वो भी होते हैं पूरा दिन दोपहर में सर पे फावड़ा लेके, वो क्या बोलते हैं, डलरी लेके, इतना भारी मिट्टी वगैरह, बिल्कुल भूखे पैसे, सारी चीजों पे काम करना, अगर उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है तो ये तो भाई बहुत ही गलत है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जल्द से जल्द उनके पैसे उनको देने चाहिए। तो ऐसा ये तो एक बहुत बड़ा पाप है, तो इनको भुगतना पड़ेगा क्या 2024 के अंदर? आपको लगता है कि तमाम मजदूर और जो पेंशन के पैसे रोक के, ओल्ड पेंशन के, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हमने देखा कि पढ़े लिखे वर्गों में हम भी जानते हैं, हमारे गांव में भी लोग रहते हैं, जैसे उनको कोई काम है तो वोटिंग के टाइम पे वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वोटिंग के लिए नहीं जाते। लेकिन एक गरीब व्यक्ति अगर अपने घर पे है तो वोट करने जरूर जाता है। जब एक गरीब व्यक्ति आज दुखी रहेगा तो वो किस प्रकार से, किस मुंह से आपको वोट देगा? वोट तो उन्हीं लोगों से लेते हैं, अमीर तो वोट देने जाते नहीं। अमीर वोट क्यों देने? वोट गरीब से मिलते हैं और उन्हीं को भूल जाते हैं नेता जीतने के बाद। वो बिजनेस करते हैं, उन्हें उनसे मतलब नहीं, उनको लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा। लेकिन एक गरीब आदमी नौकरी काम भी कर रहा है, दिहाड़ी भी कर रहा है, मनरेगा की और सरकार भी बनाता है, सरकार भी वोट देके और उसे कुछ नहीं मिलता बेचारे को अंत तक। तो इसलिए सरकार को ऐसे व्यक्तियों के साथ में तो कोई पाप नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ उनकी मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये 2024 के अंदर आपको लगता है कि ये चीज बीजेपी के खिलाफ जाएगी और ये हार सकते हैं? जब करोड़ों लोग जब खिलाफ हैं, जो ओल्ड पेंशन भी रोक रखी है, और भी बहुत सारे, एक तरफ जो सेना के जवान थे वो बड़े, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया उनको, काफी लंबे समय से वो बेचारे प्रदर्शन करते रहते हैं जंतर मंतर पे, OROP और एक JCO वाले, और भी बहुत सारे हैं। देखिए ऐसा है, और फिर इनको पहलवान लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं, औरतें भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम जो है कि गरीबों को देने, हमारी सरकार जो है गरीबों के लिए। अगर आपकी सरकार गरीबों का, आप सांसद 4 बार बनते हैं तो आप 4 बार का पेंशन लेते हैं। सारी चीजें अगर आप अपने में नहीं खत्म कर रहे हैं तो भाई पब्लिक का क्यों खत्म किए जा रहे हैं? जैसे OPS हो गया, अगर वो रिटायर होने के बाद अगर उनको 2 रुपए कुछ भी अगर उनको पेंशन उस हिसाब से अगर मिल रहा है तो उनका जीवन यापन होता है। आज के डेट में विधायक और सांसदों को पूरे वो तो दे रहे हैं। आप एक बात समझिए कि अगर हमारे पिताजी हैं, आज के जनरेशन में आप भी देख रहे होंगे, कोई माँ बाप की कुछ कर नहीं रहा, तो कम से कम हमने अगर ड्यूटी करी है तो अगर हमारा पेंशन एक आता है 1000, 2000, 4000, 10,000, जिस लायक हम हैं, अगर हमारा आ रहा है तो कम से कम इससे हमारा जीवन यापन चलता है। तो इस बारे में भी सरकार को जरूर सोचना। वो कहते हैं कि घाटा हो रहा है हमें, इसलिए बंद कर दिया। वो ये पेंशन 2004 में अटल जी के समय बंद हुई थी। एक बात बताइए, घाटा तो वहाँ पे भी हो रहा ना। आप एक बार सांसद हुए, आपकी लग गई, चाहे वो कुछ दिन के लिए हो, फिर भी बन जाता है। 1 दिन के लिए बनाया गया है, आपका जीवन भर का पेंशन और डबल मिलती है इनको शायद, ना? डबल नहीं, जितनी बार आप सांसद बनेंगे, हर बार पेंशन, जितनी बार विधायक बनेंगे, उतनी बार का काउंट करके आपको पेंशन मिलेगा। इतना धोखा। हम 5 बार के विधायक है तो हमें 5 बार का जो पेंशन हमारा बनता है, 5 बार का। अगर हमारा 1 महीने का पेंशन, अगर हम विधायक हैं, अगर हमारा 42,000 रुपये पेंशन बनता है, तो अगर हम 5 बार विधायक बन गए तो आप सोच लीजिए सरपंच 2 लाख रुपए मेरे पेंशन आ रहे हैं। बाप रे बाप, कितना धोखा कर रहे हैं देश के साथ में। और ये कहते हैं हम जनता के हितैषी हैं, गरीब के हितैषी हैं, तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये सरासर धोखा, देशद्रोही कह सकते हो इनको। क्या इस चीज के बारे में ना तो मोदी जी सोच रहे हैं, ना नहीं सोचते। सबका अकल तो सबको है, पता सबको है, क्या जानते नहीं? क्या मोदी जी क्या बेवकूफ थोड़ी हैं? जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ही सांसद उनके खिलाफ होंगे। नहीं, क्या मजबूर हैं? मजबूर है। तो वो तो कहते हैं मजबूरी की क्या है, वो कह रहे थे थैला उठा के चल देंगे, तो जा क्यों नहीं रहे? जब थैला उठा के जाना है तो बर्बाद करके क्या करोगे? पहले ही चले जाओ, पहले ही चले जाओ भाई। जब थैला उठा के जाना है तो आप गरीब जनता को उनका हक तो दो। जैसे मनरेगा का पैसा रुका हुआ है तो आप और चीजों का पैसा रोकिए ना। जैसे आप किसी को टेंडर देते हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, आप उनको अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनके पैसे होल्ड करो ना, उनका पैसा क्यों होल्ड कर रहे हो? आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला सर। इसके बारे में आपको पता है कि नमामि गंगे नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए राशि शुरू के अंदर उमा भारती जी को दी गई थी। उन्होंने उठा के शुरू के अंदर ही आधी से ज्यादा राशि
पेमेंट कर दी, पिछली पेमेंट ठेकेदारों को पेमेंट करी, कह रहे पिछली पेमेंट कर दिया। अरे भैया जब उन्होंने गंगा साफ ही नहीं करी तो पेमेंट किस बात की करी? गंगा तो गंदी पड़ी है, फिर किस बात की? 10-12 रुपए 10-12 हजार करोड़ थी वो उनको दे दी तो बचा ही क्या? और फिर तभी की तभी गंगा फिर काफी दिन तक जब साफ नहीं हुई तो उन्हीं को हटा दिया, फिर सरकार ने उमा भारती को ही हटा दिया। तो इसी में नहीं, हम तो ये देखते हैं कि एक इनकी योजना थी डिजिटल इंडिया और इनकी एक मेक इन इंडिया, बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने लागू किया, लेकिन उन योजनाओं पे काम होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनके टेंडर के पैसे बराबर दिए जा रहे हैं। क्योंकि हमने हमारे यहाँ प्रयागराज को भी इन्होंने स्मार्ट सिटी का रूप दिया था और जगह जगह पे से वो लगाए गए थे, डिस्प्ले लगाए गए, जिसमें डिप्लाई किया जा रहा था कि हमारा इलाहाबाद 5 साल में ऐसा होगा। इसके लिए मोदी जी ने इतने करोड़ रुपए यहाँ पे निवेश करे, लेकिन उस निवेश का हम इलाहाबाद से ही हमने इलाहाबाद में देखा कि सिलसिला पट लग गई है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस चीज का उद्घाटन किया गया, लेकिन वहाँ पे सरिया सीमेंट का भी पता नहीं है। कितने साल हो गए उस बात को? अरे 5-7 साल हो गए। तो ये सरकार को पता नहीं है कि उसके नाम से जब प्रोजेक्ट के नाम से फंडिंग कर चुके होंगे, पैसा मिल चुका होगा, पैसा गया कहाँ? घपला हो गया ना। अब यहाँ पे राजनीति खा गए क्या पैसे? वही बता रहे हैं, राजनीति देखिए। हमारे यहाँ की एक केंद्रीय मंत्री हैं, आप जानते होंगे, अनुप्रिया पटेल, आप जानते हैं, अपना दल की जो अपना दल की मिर्जापुर से सांसद। हाँ जी। हमारे यहाँ जौनपुर शहर में एक एयरपोर्ट आया हुआ था, तो एयरपोर्ट जब आया तो वो 4 महीने तक जमीन का अधिग्रहण किया जाने लगा, लोगों की जमीनें खरीदी जाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 3 महीने के बाद, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से एयरपोर्ट ही चला गया। अरे एयरपोर्ट ही गायब हो गया? एयरपोर्ट ही मतलब चला गया, उसको कहीं स्थानांतरित कर दिया गया, जौनपुर से हटा के किसी अदर जिले में कर दिया गया। अब आप सोचिए कि उस टाइम पे जब जो जमीन अधिकृत की गई थी वहाँ पे इन्होंने बाउंड्री वॉल बना दी, या जोतने वाला लैंड भी ले लिया होगा, लैंड भी ले लिया, जो जोतने वाली जमीन थी वहाँ पे ऊसर हो गए। हम उसमें डायरेक्टली जब जुताई करते थे तो हमारी जमीन सही थी, उस जमीन को खराब भी कर दिया इन्होंने, उपजाऊ जमीन को अब उस पे बंजर कर दिया। अब उस पे आपने बालू गिराया, सीमेंट गिराया, ईंट गिराया, पत्थर गिराया, अब वो उपजाऊ भी नहीं रहेगी। अब उपजाऊ बंजर कर दिया उसको, बंजर कर दिया। अब उपजाऊ बनाने के लिए जिसकी जमीन है वो उसमें जी तोड़ मेहनत करेगा, 5 अब उसको मिलेगी भी कहाँ वापस? मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुआवजा आएगा नहीं आएगा, इन सब चीजों का कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ उनको ये पता है कि हमने ये अनावरण कर दिया, हमने ये। लेकिन वो तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो गरीबों के हितैषी हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मैं सिंपल सी एक बात बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता यही कहते हैं ना कि हमने भारत में राशन का, आप सुना होगा कि मैंने 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। तो 80 करोड़ जनता भूखी होगी तभी तो दे रहे हैं। तो वही आपने उस दिन भी मैंने कहा था ये बात, ये पॉइंट आप उस दिन बोला था। मतलब ये हुआ कि 125 करोड़ 150 करोड़ में से 80 करोड़ जनता आज भी गरीब है। तो आप कर क्या रहे हो? ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कर तो रहे हैं, देख नहीं रहे कि अड्डानी जी 2015 में सिर्फ 40 करोड़ के आदमी थे और वो टॉप पे पहुंच गए दुनिया के अंदर, दुनिया पूरी ग्लोबल लिस्ट में टॉप पे पहुंच गए। ये इतना बड़ा काम है मोदी जी का। वो अड्डानी, अंबानी, दमानी टॉप पे नहीं पहुंचे, ये पहुंच नहीं रहे सारे लोग। इंडस्ट्री मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा जो एनालिसिस रहता है, मुझे लगता है कि अडानी जी टॉप पे नहीं पहुंचे, अमित शाह जी टॉप पे पहुंचे हैं और उनके जो मंत्री हैं वो लोग टॉप पे पहुंचे, क्योंकि वो बिजनेस ही अडानी का नहीं, इनका चल रहा है। क्योंकि बिना पूछे आप पैसे दिए जा रहे हो। आप बताइए, चौकीदार हैं आप, आपके समय में नीरव मोदी भाग रहा है, विजय माल्या तो चौकीदार नहीं है क्या, ठेकेदार हैं? ठेकेदार हो आप, दे रहे हो, पैसे दे रहे हो और उठा के भाग जा रहे हैं। और हमने एक लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, हमने एक किस्त क्या तोड़ दी, दूसरे दिन ही 4 लोग हमारे घर पे डटे पड़े हैं। 20,000 रुपए के पीछे आपको अरेस्ट करवा देंगे ये लोग। ये अरेस्ट करवा रहे हैं, और जो 20-20 हजार करोड़ लेके जा रहे हैं उनके लिए कोई कानूनी नहीं। तो सरकारी मेहमान है भैया, आपके सरकारी मेहमान, आप तो जनता है, जनता करेगी क्या? वोट ही तो देगी। कर क्या सकते हो? सरकार का कुछ बिगाड़ सकते हो आप कुछ बिगाड़ सकते हो क्या जनता? फिर कर क्या सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार सोचती है कुछ नहीं कर सकते, इनमें दम ही नहीं है कुछ। अभी भी नीरव मोदी वोट के समय आपको बोलेंगे, भाषणबाजी करेंगे भाई और बहनों, और आप दे दोगे वोट। इंडिया आ जाए, अभी भी नीरव मोदी इंडिया जाए, उसके पास कुछ ना हो, चड्डी बनियान पे आ जाए, लेकिन आप देखिएगा सरकार उसकी सुरक्षा में ही हजारों करोड़ बर्बाद कर देगी। पैसे नहीं निकालेगी, तो सरकारी पैसे लगा देगी। तो सरकारी क्या दामाद है वो? क्या दामाद है वो? वही नहीं, ऐसे जितने लोग हैं सबको ये लोग दामाद ही बना के रखते हैं। हमारे लिए इनके सारे कानून है, उनके लिए कोई कानून नहीं। तो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इस देश के अंदर, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, इनकी बातों पे कोई दम नहीं है, जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। और हकीकत के अंदर यह है कि मजदूरों के 15,000 करोड़ रुपए रोक के सरकार ने ये दिखाया है कि वो जन विरोधी सरकार है, देशद्रोही सरकार है। देश के जब पूरे देखो जनता, देश क्या है? जमीन का टुकड़ा तो नहीं ना, जनता है ना। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हमारे यहाँ न्याय पंचायत का जो भी काम होता है वो मनरेगा से कराया जाता है। एग्जैक्टली, सारा काम चक्रोट हो गए, खड़ंजा हो गए, जो भी कुछ होता है वो सारे काम हमारे यहाँ मनरेगा से कराया जाता है। अब आप सोचिए मनरेगा से हमने देखा कि कितने मनरेगा के मजदूर मर जाते हैं, लेकिन उनका पैसा आज तक नहीं आया। हमने देखा है, क्योंकि हमारे दादाजी प्रधान रह चुके थे, उन्होंने जब उनका काम करवाते थे, वो जब वो जाके हमारे ब्लॉक में जब जमा होता था
कि ये जांच वो जांच करके एसडीएम आते थे, फिर कोई आता था, इन सब चीजों की जांच करते करते हमने देखा 80-80 साल के आदमी उसमें काम करते हैं बेचारे, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं लोग, लेकिन मनरेगा में 80 साल के ऊपर के भी लोग काम करते हैं, बेचारे 2 पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने हक के पैसे का इंतजार करते करते आंख मूंद लेते हैं, उनका भी पैसा नहीं मिलता। तो ऐसी संस्था को या तो बंद ही कर देनी चाहिए, या तो उनके लिए कोई और अगर कोई व्यवस्था कर सकते हो तो करो। तो उनके नाम पे जो सरकार जो पूरा का पूरा फंड जो जारी करती है वो तो खाईबाड़ी नहीं होगी ना फिर, अगर खत्म कर देंगे तो स्कीम नहीं खत्म करेंगे। स्कीम क्यों खत्म करेंगे? स्कीम खत्म कर दिया तब तो हमारा आय का जो स्रोत है वही बंद हो गया, तो वो क्यों बंद करेंगे हम? भाई वो कोई भी हो, अगर आप जानते हो कि अगर हम देखिए भ्रष्टाचार कहाँ होता है, जहाँ काम होता है वहीं भ्रष्टाचार होता है। जितना वो कहते हैं, कहावत है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईबाड़ी। आप समझिए कि जब सड़क बनेगी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या ये बीजेपी इसीलिए कर रही है क्या? मैं बता रहा हूँ, हजारों करोड़ों में, लाख करोड़ों में, नीचे तो बात ही नहीं करती है, खाईबाड़ी के चक्कर में कर रही है। आप सोचिए कि इस सड़क को हमने 1 लाख रुपए में बनानी है, तो जब हम इस पे 10,000 भी नहीं खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपए खाएंगे कैसे? तो नहीं तो 10-20-25 हजार तो खर्च करने पड़ेंगे, गिट्टी गिरा देंगे, सीमेंट गिरा देंगे, थोड़ा बहुत काम कर देंगे, इसी पे हमको। आपका कहने का मतलब ये सरकार भ्रष्ट है? सरकार तो कहीं न कहीं भ्रष्ट है, मुझे भी लगता है। लेकिन एक तरफ तो कहती है जोर जोर से भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आप एक बात बताइए, 2014 के पहले कोई भारत माता की जय नहीं बोलता था या जय श्री राम नहीं बोलता था? क्या दिक्कत? लेकिन बीजेपी के लोग तो यही कहते हैं कि देश आजादी 2014 के बाद हुआ है, 2014 में देश आजाद हुआ है। जब देश हमारा आजाद हुआ था 2014 में हुआ क्या? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे जब हमारे जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे ना, उस टाइम पे प्रधानमंत्री ही बनना एक खुदकुशी के बराबर था। सर 2014 के अंदर देश आजाद हुआ क्या? नहीं, अरे कौन कहता है? ये कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं। आप ये बताइए, कह रहे हैं 1200 साल बाद आजाद हुआ है देश, और 2014 में आजाद हुआ था। उस टाइम पर हमारे पास न रेल थी, न रेल की पटरियां थी, न कुछ था हमारे पास, कुछ नहीं था। हमारे भूखे नंगे लोग थे, हमें कहाँ से 2 रोटी मिल जाए वही बहुत था हमारे लिए। लेकिन इस लायक हमें बना, एक बेस होता है ना घर का। लेकिन वो तो सब लोग यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इनका सिर्फ एक काम है, हमारी पुरानी बिल्डिंग हमारे पिताजी ने बनाई थी, हमने प्लास्टर करा के पुट्टी और पेंट करा दिया, तो घर हमने बनाया। अपना नाम लिख दो। हमारे पिताजी ने नहीं बनाया, हमने बनाया। अच्छा, तो ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हर चीज पे यही कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये तो उनका जुमला है भाई, मोदी है तो मुमकिन है क्यों? और इसके पहले मनमोहन जी थे तो क्या नामुमकिन था? एक चीज बता दें, आप बताइए। कहते हैं कि हमने अभिनंदन को वहां से उठा लाया, इनको याद नहीं है कांग्रेस सरकार ने 2-2 बार पाकिस्तान को घुटनों को बल बैठा दिया था। वो दिन भूल गए। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों को बल बैठे हुए थे। आप तो एक अभिनंदन को लाने में इतनी वाहवाही लूट रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुमने पाकिस्तान को ही खत्म। वो क्योंकि 2 मुद्दे हैं ना इनके, एक देशभक्ति और एक धर्म, इन दोनों के आड़ में ही ये वोट को पोलराइज करके जीतना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ था, अभी भी है नड्डा, वो, और जो गूगल का जो चीफ, और फिर पेप्सी की थी उन्होंने, अब ये तमाम जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर दुनिया के अंदर हमारे लोग पहुंचे हैं, तो ये 2014 से पहले ही पहुंचे हुए थे, है ना? ये मोदी जी की वजह से तो नहीं पहुंचे ना। लेकिन ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जो भी कुछ विकास हो रहा ना, हम ये चांद पे गए तो साइंटिस्ट ने नहीं भेजा, मोदी जी ने भेजा। जैसे ही लैंड करने लगा, नमस्कार साथियों, चांद पे जाने के लिए एक बेस बनाना पड़ा होगा, तो उस बेस साइंटिस्ट की तो कहते कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ कि उस चांद पे जाने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई, इस टेक्नोलॉजी को लाया कौन? 2014 के पहले कांग्रेस का ये सब नहीं थे। वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो अब देखिए ना एशियाड में जीत रहे हैं खिलाड़ी, अब मोदी जी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। अरे हमने इतनी मेहनत करी, उसका फल है। वहाँ पे जो हमारा यहाँ से जो भेजा गया है चंद्रयान पे, तो वहाँ मोदी जी थोड़ी गए थे, मोदी जी पकड़ के उसको लेके गए, वहीं पे लैंड कर दिया। बता दिए। अब 2004 के अंदर जब 2004 के अंदर जब ये बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, तभी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करा गया था। 2002 में 2004 में तो इसकी सरकार बनी थी। किसकी? कांग्रेस की सरकार बनी। तो उससे तो 2004 में बनी थी, थोड़े दिन पहले भी तो कर सकते हैं। मार्च के पहले हुआ, मार्च से पहले हो गया था ना। बीजेपी बंद करी थी 2002 में। तो 2004 के अंदर जब अटल जी की सरकार में ही बंद करा गया था ये, तो ये भी अब वो कह रहे हैं कि अब उनसे पूछो कि मोदी है तो मुमकिन है, अब क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करेंगे क्या? ओल्ड पेंशन ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। OROP भी नहीं मिला, JCO में भी वो भी धक्के खाने, बड़े सारे लोग बेचारे फौजी वहाँ बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी खुला घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अजय मिश्रा टैनी वो क्या कहते हैं कि वो किसानों को कुचल दिया उसने ट्रैक्टर से। भाई आ जाए इधर ही। देखिए माफ करिए साथियों, ये तो थोड़ा है ना, जो लाइव जो होता है ना, तो ऐसे ही होता है। ये जनता है बेचारी, भोली वाली जनता है, ये माँ बहन भी कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, कोई पता नहीं होता है। फोन आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इन्होंने बात कर दी। इसी के साथ चलो हम विराम करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।